हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बीपीएससी को टारगेट करके एक नया क्लास स्टार्ट किया गया है, बीपीएससी अंतिम प्रहार। उसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोग उसे ज़रूर देख लिए होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की संख्या के हिसाब से मात्रा भले ही कम हो, 20-25 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, लेकिन एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं 50 से 60 क्वेश्चन, उससे प्लस क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तब आप लोगों को इस वीडियो की याद ज़रूर आएगी देखना। तो इसलिए क्लास को कंटिन्यू रखना, ठीक है। आइए आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था मैं देश की एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? किसने कहा था? ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब कहा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। हालांकि 8 अगस्त भी कहीं कहीं देता है, जो कि गलत है, क्योंकि 8 अगस्त के मध्य रात्रि को स्टार्ट हुआ था, 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद जब स्टार्ट होता है कोई भी चीज़ मध्य रात्रि के बाद, तो उसका डेट चेंज हो जाता है, अर्थात 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। और किसके नेतृत्व में? तो ये किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वविहीन क्रांति था। कैसा था? नेतृत्वविहीन क्रांति। इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि मैं देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मरो का नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? करो और मरो का नारा, तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। जबकि इसे गढ़ा किसने था? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था करो या मरो का नारा। लेकिन दिया किसके द्वारा गया था? दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो इनकी एक स्टेटमेंट है बहुत ही प्रसिद्ध। कौन सा? कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो आराम हराम है। किसने कहा था? आराम हराम है। किसने कहा था? तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज, इसको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। पहले आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है स्क्रीन पर, कोई बात नहीं है। दीवाने वकूफ़ एक तरफ क्या दिया गया? एक तरफ विभाग दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिया गया है कि इस विभाग की स्थापना किसके किसके द्वारा किया गया? दीवाने वकूफ़ नामक विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीवाने वकूफ़ नामक विभाग की स्थापना किया गया था जलालुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? जलालुद्दीन के द्वारा। वकील ए सुल्तान नामक विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। किसके द्वारा? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। दीवाने अर्ज की विभाग स्थापना किसने किया था? दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। हस्त कल्ब की स्थापना किसने किया था? हस्त कल्ब नामक विभाग की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि ये विभाग संबंधित किससे है। अगर दीवाने वकूफ़ की बात की जाए तो दीवाने वकूफ़ क्या था? एक व्यय का विभाग था। किसका? आय व्यय का विभाग था दीवाने वकूफ़, जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। वकील ए सुल्तान क्या था? वकील ए सुल्तान शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना था। इस विभाग का कार्य क्या था? शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना था वकील ए सुल्तान का, और जिसकी स्थापना नसरुद्दीन महमूद के द्वारा किया गया था, ठीक है। दीवाने अर्ज की बात की जाए तो दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। और ये किस चीज़ का विभाग था? तो ये एक सैन्य विभाग था। किस चीज़ का विभाग था? सैन्य विभाग, ठीक है। अगर वहीं हस्त कल्ब की बात की जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी। और कार्य क्या था इस विभाग का? तो इस विभाग का कार्य था केंद्रीय सेना। क्या था? हस्त कल्ब क्या था? एक केंद्रीय सेना था, ठीक है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट विभाग को देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की गई थी
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और ये क्या था? ये एक कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था, दीवाने अमीर को ही। ठीक है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा दीवाने खैरात। दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो क्या था? तो जो एक दान विभाग था। क्या था? दान विभाग था। दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की भी स्थापना की थी। ये क्या था? तो दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था। आपसे पूछा जाएगा कि दीवाने इस्तेहाक दीवान इस्तेहाक नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान इस्तेहाक नामक विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो एक पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग था। ठीक है। हस्ते अतरफ नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और ये किससे संबंधित था? तो सामंतों व प्रांतपतियों की सेना से संबंधित था। किससे? सामंतों व प्रांतपतियों की सेना से संबंधित था। ठीक है। दीवाने खैरात क्या था? तो दीवाने खैरात में जस्ट बताई दान विभाग था। क्या था? दान विभाग, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। आई होप इसका आंसर, मुझे तो ध्यान नहीं है क्या क्या था ऑप्शन में, लेकिन इसका आंसर शायद सी होना चाहिए। देख लीजिएगा आप लोग, है ना। डेट तो सबका बता ही दी, सबका संस्थापक बता ही दी कौन कौन किया था, किस किस संस्था की स्थापना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति कौन था? तो आप लोग के दिमाग में आएगा लॉर्ड लेलेथ को। बिल्कुल नहीं, यहाँ क्या पूछा है? प्रधान सेनापति। तो प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। जबकि लॉर्ड लिनलिथगो कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था, वायसराय था। कौन था? भारत का वायसराय था उस समय लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपसे पूछा जाएगा, इवन कई बार पूछा भी गया है, बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिस्टोवेल कौन था? तो उस समय भारत सचिव था। कौन था? भारत सचिव था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत सचिव कौन था? आपसे पूछा जाएगा। तो भारत सचिव लॉर्ड लिस्टोवेल था। ठीक है। कौन था? लॉर्ड लिस्टोवेल। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। आइए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य को भी देख लेते हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये आंदोलन किस प्रकार का था? स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। क्या था? स्वतः स्फूर्त आंदोलन। जस्ट मैं बताई नेतृत्व विहीन आंदोलन था, अर्थात इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर्स चलाकर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन 0 आवर्स चलाकर ब्रिटिश सरकार ने सारे मुख्य नेता को, जितने भी कांग्रेसी मुख्य नेता थे या ऐसे कोई मुख्य नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए नेतृत्व करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। इसलिए ये आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन आंदोलन बन गया था। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो उन्हें पूना के आगा का पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पूना के आगा का पैलेस में। उनके साथ सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इसके बाद महादेव देसाई जो उनके निजी सचिव थे, इन सभी को आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किला में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किला में। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं जा सके थे, इसलिए उनको पटना से ही गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रख दिया गया था। कहाँ रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। वर्तमान झारखंड में पड़ता है। ठीक है। हजारीबाग जेल में उनको रख दिया गया था। जबकि मौलाना आज़ाद को कहाँ रखा गया था? तो मौलाना आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण से संबंधित पिछले बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में 69वीं या 68वीं में कि वो किस त्यौहार के दौरान भागे थे? जब वो जेल से फरार हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वो जेल तोड़ के भाग गए थे। ठीक है। तो उस समय क्या था? उस समय दिवाली का रात था। क्या था? दिवाली के रात में वो भाग गए थे हजारीबाग जेल से। ठीक है। और भाग के किसकी स्थापना किए थे वो? तो भाग कर वो किसकी स्थापना की थी? आज़ाद-ए-दस्ता की। किसकी? आज़ाद-ए-दस्ता की। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। क्या कहना चाह रहा है? सल्तनत कालीन अधिकारी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछना चाह रहा है। मजूमदार
मजूमदार अधिकारी जो थे उनके अंतर्गत कौन सा उनका कार्य क्या था? उधार दिए गए धन एवं आय व्यय का हिसाब रखना। बिल्कुल ये सही है। दीवान इंसा, इसका कार्य क्या था? सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसविदा तैयार करना। बिल्कुल ये भी सही है। आरिज मुमालिक का कार्य क्या था? तो ये एक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, ये भी सही है। खजीन क्या था? वजीर की अनुपस्थिति में वजीर का कार्य करना। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्या पूछ रहा है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो खजीन का कार्य क्या होता है? तो खजीन का कार्य होता है, तो खजीन जो है वो कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। किसके रूप में? कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। ठीक है, और जैसे कि बोल रहा है आंसर में कि वजीर की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता था? तो वजीर की अनुपस्थिति में नायाब वजीर करता था। कौन करता था? उसका नाम नायाब वजीर होता था। ठीक है, नायाब वजीर। जब वजीर नहीं होता था उसकी अनुपस्थिति में नायाब वजीर कार्य करता था। जैसे कि आज के डेट में अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो उनकी जगह पे कार्य कौन करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष कार्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब नायाब वजीर जब वजीर अनुपस्थित रहता था तो उसके स्थान पे नायाब वजीर कार्य करता था। ठीक है, आइए कुछ और अधिकारी को देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वजीर किस चीज़ का अधिकारी था? तो वो राजस्व विभाग का प्रधान था। किसका? राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? वजीर होता था। ठीक है, उसी प्रकार से नाजिर नाम का अधिकारी का कार्य क्या था? तो नाजिर नाम के अधिकारी का कार्य था मुशर्रिफ ए मुमालिक का सहायक था, वो सहायता करना कार्य था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मुस्तौफ़ी ए मुमालिक, उसका कार्य क्या था? तो मुशर्रिफ द्वारा तैयार किए गए लेखा जोखा की जाँच करता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये भी कूट वाइज है। क्या कीजिएगा, बीपीएससी में 68वीं 69वीं में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन देख के उस टाइम प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए, इसलिए मैं पहले से एक्सपीरियंस करवा दे रही हूँ, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन से गुजरे रहोगे ना तो वहाँ जाकर थोड़ा भी टाइम आप लोग का बर्बाद नहीं होगा। आप लोगों को लगेगा हाँ ठीक है, आई विल हैंडल, तो इसीलिए। ठीक है, आइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। बिल्कुल ये सही है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बिल्कुल नहीं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। कांग्रेस के द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये भी सही नहीं है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? 2 और 3, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 कथन असत्य, क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फिर 2 का आंसर क्या होगा? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वेडरबन थे। कौन थे? वेडरमन। ठीक है, वेडरबन जो थे ये कांग्रेस के द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछा जाता तो जॉर्ज यूल होता। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा? ए ह्यूम के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? ए ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसी प्रकार से प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट ही होगा, जो 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 में जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया? एकमात्र अधिवेशन। कब? 1924 में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, अगर उस
अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के दूसरे प्रकार से आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था, तो 1901 वाले अधिवेशन में। 1901 वाले अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रथम बार भाग लिए थे, ठीक है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दिनसा वलुची के द्वारा किया गया था, ठीक है। दिनसा वलुची या फिर वलुची कुछ भी करके इसी तरह नाम है उसका, ठीक है। वही अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा ने किया था और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था, ठीक है। अध्यक्षता नहीं की थी, प्रथम बार भाग लिए थे, जबकि अध्यक्षता उन्होंने 1924 वाले अधिवेशन की थी, जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। आइए अंतरिम सरकार का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 24 अगस्त। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को। अगर स्थापना पूछ लिया जाए कि आपकी स्थापना कब हुई थी अंतरिम सरकार की, तो स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को। कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है। अंतरिम सरकार में कुल कितने मंत्री थे? कुल 14 मंत्री थे, ठीक है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। आइए कुछ मंत्रियों के बारे में देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत कौन कौन सा विभाग था? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध के विभाग के मंत्री वही थे। विदेश मामले के मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। विदेश मामले के मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रमंडल संबंधित मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत कौन सा विभाग था? तो गृह, सूचना एवं प्रसारण, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय था? तो खाद्य एवं कृषि, ठीक है। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री कौन थे? तो जोन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सारे मैं अंतरिम सरकार से संबंधित बता रही हूँ, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो CH भाभा। वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री लियाकत अली थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि BPSC में 1-2 बार पूछा जा चुका है, डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन में भी VVI मार्क लगा दीजिए, ठीक है। कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत था? तो लियाकत अली के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत? लियाकत अली के अंतर्गत, ठीक है। डाक एवं वायु मंत्रालय कौन था? तो ये अब्दुल रब निस्तार के अंतर्गत था, ठीक है। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो आशरफ अली थे। कौन थे? आशरफ अली। जबकि शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? तो शिक्षा एवं कला मंत्री C राजगोपालाचारी थे। तो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? C राजगोपालाचारी, ठीक है। वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो वाणिज्य मंत्री II चुंद्रीगढ़ थे। कौन थे? II चुंद्रीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? तो गजनफर अली खान थे। कौन थे? गजनफर अली खान। जबकि विधि मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए विधि मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? तो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। तो आज मैं अंतरिम सरकार से संबंधित सारे क्वेश्चन बताती हूँ आप लोग को, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट डे में इसके बाद जो मंत्रालय गठन हुआ था उस मंत्रिमंडल से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में। किस में किया गया? अनुच्छेद 60 में। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, और कौन कौन सा आर्टिकल पूछा जा सकता है राष्ट्रपति से संबंधित। आपसे पूछेगा भारत का एक राष्ट्रपति हुआ किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 52 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। तो संघ की कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है? और आर्टिकल 54 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 54 के तहत। एक और पूछता है क्या कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर 5 वर्ष प्लस हो गया और चुनाव नहीं हुआ है राष्ट्रपति का किसी का, तो तब तक ये अपने पद पर बैठे रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति आ नहीं जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी कि पुनर्चुनाव उनका हो सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 57। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का
चर्चा किया गया है। ठीक है, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, वो कितनी भी बार बन सकता है, अनगिनत बार। ठीक है, कोई सीमा तय नहीं किया गया है कि भारत के नागरिक, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसा चर्चा नहीं किया गया है, कितनी ही बार बन सकता है, जितनी बार इलेक्शन जीतेगा उतनी बार बन सकता है। ठीक है, उम्र का समय सीमा भी नहीं तय किया गया है कि हाँ इतने उम्र तक कोई राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं है। जितनी उम्र तक वो जीत सकता है उतनी उम्र तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, राष्ट्रपति का शपथ तो मैं बता ही दी 60 के तहत। एक पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग लगता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अनुच्छेद 72 दे ही दिया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान का चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति में क्षमादान करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो इनका कार्यकाल 2 है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। पश्चात पर्यंत इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अगर उन्हें हटा देंगे तो वो 1 साल में चाहेंगे तो 1 साल में हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। ठीक है, महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 76 में किया गया। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महान्यायवादी को सैलरी कितना मिलता है, तो उनका वेतन भत्ता भी राष्ट्रपति तय करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति तय करते हैं उनके वेतन भत्ता के बारे में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद है, तो कुल कितने में है, 6 में है। कितने में है, 6 में। कौन कौन सा, आइए देख लेते हैं। यूपी, बिहार, तेलंगाना, और कौन सा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक। तो कुल कितने राज्य हो गया, कुल हो गया 6 राज्य। ठीक है, कितने राज्य हो गया, 6। कौन कौन सा, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 6 राज्यों में वर्तमान में भारत में विधान परिषद है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विधान परिषद का सृजन और समाप्ति किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, सृजन और समाप्ति का, तो सृजन और समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 169 में। ठीक है, 169 में किया गया है। जबकि विधान परिषद के संरचना का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो संरचना अगर पूछा जाए, संरचना की चर्चा, तो संरचना की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 171 में। ठीक है, 171 में किया गया है। जबकि सृजन एवं समाप्ति का चर्चा अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने दिन तक का होता है, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये अस्थायी है। ठीक है, विधान परिषद का समाप्ति हो सकता है लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि विधान परिषद भंग नहीं होता है, विधान परिषद का समाप्ति हो सकता है। अगर विधानसभा चाहे तो अपने बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगा, संसद समान बहुमत से उसे पारित करके विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंट, तो विधान परिषद और राज्यसभा में यही डिफरेंट है कि विधानसभा जो है, विधान परिषद जो है, उसकी समाप्ति की जा सकती है, प्रस्ताव पारित करके ही सही, लेकिन की जा सकती है, भंग नहीं हो सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा अस्थाई सदन है, उसकी समाप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा की समाप्ति कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, जबकि विधान परिषद की समाप्ति हो सकती है। ठीक है, तो यही डिफरेंट है। विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का भी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कितने, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, विधान परिषद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी को। ठीक है, दामोदर को तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का जीवन रेखा, ठीक है, बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है गंगा को।
किसे कहा जाता है बिहार का जीवन रेखा? तो बिहार का जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है, ठीक है। और गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 445 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 445 किलोमीटर कुल गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है। और बिहार में सर्वाधिक दूरी किस जिला में तय करती है? तो पटना में। कितना? 99 किलोमीटर, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है बिहार के किस जिला में? पटना में गंगा नदी, ठीक है। सेकेंड स्थान पे भागलपुर में 97 किलोमीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी बिहार के किस जिला को बीचों बीच बांटती है? तो ये भागलपुर को बीचों बीच बांटती है, ठीक है। एकमात्र राजधानी कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? पटना एकमात्र राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कौन सा है? पटना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से नहीं गुजरती। आइए देख लेते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने से? 8 से। कौन कौन से? लिख लीजिए, मैं लिखवा रही हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के, ठीक है। कौन सा? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। किसकी राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड के राजधानी रांची से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नो डाउट। तो केवल ये रट लेने से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लोगे कि झारखंड के 8 राज्यों से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके अलावा भी कुछ पूछेगा तो वो भी याद कर लीजिए, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा के किस ओर बिहार स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर ओर बिहार स्थित है। कहाँ? उत्तर की ओर बिहार स्थित है, ठीक है। और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर से मैं बोल रही हूँ, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर दिशा में बिहार स्थित है, ठीक है। और किसकी राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किस राज्य के राजधानी से? तो झारखंड के रांची से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। तो आपको लगा कि नहीं 181 पढ़ा हूँ मैं, तो 181 नहीं होगा भाई, क्योंकि देखिए 181 अगर आपसे पूछ लेता कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर 181 हो जाता। क्योंकि देखिए नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये रेखा है क्या? नहीं, ये तो केवल पॉइंट है, बिंदु है। तो इसे हम लोग रेखा में काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए 181 में 2 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 179। इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, न कि 181। 181 नहीं होगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन रेखा को समाप्त कर दिया जाता और आपसे पूछता कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाता 181, ठीक है। तो समझ में आ गया ना 179 क्यों होगा? ओके। आइए, कुल देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360 है। कितनी है? 360। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से संबंध है अमृत क्रांति का। मसाला उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है? तो मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। कौन सा? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति हो जाएगा, ठीक है। मसाला उत्पादन। झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति। कौन सा? गुलाबी क्रांति, ठीक है। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या है? तो गुलाबी क्रांति से संबंधित झींगा उत्पादन है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। कौन सा? श्वेत क्रांति, या फिर ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। अगर श्वेत क्रांति का भी पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से, ठीक है। और इस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से है। किससे? उर्वरक से है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध कृषि संबंधित समग्र क्रांति से है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर उत्पादन से है, ठीक है। किससे? मांस और टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है, ठीक है। सिल्वर या रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर या रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। किससे? अंडा उत्पादन से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्मों का चयन करें। क्या पूछ रहा है?
गलत युग्मों का चयन करें। ठीक है, दांतेवाला समिति का बेरोजगारी अनुमान से बिल्कुल सही है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से, ये भी सही है। मीरा सेठ समिति का हथकरघा का विकास, ये भी समिति। महाजन समिति का वस्त्र नीति, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाजन समिति का संबंध किससे है? तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। किससे? चीनी उद्योग से। जबकि वस्त्र नीति से संबंधित है कौन सा? वस्त्र नीति से संबंधित है सत्यम समिति। कौन सा? सत्यम समिति। ठीक है, उसी प्रकार से पूछा जाता है सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो सच्चर समिति का संबंध मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने से है। किससे है? मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने से है। ठीक है, सच्चर समिति का संबंध। भंडारी समिति का संबंध किससे? तो भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ठीक है, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे? तो नरसिम्हम समिति का संबंध वित्त से या बैंकिंग सुधार से है। ठीक है, बैंकिंग सुधार से किसका संबंध है? तो नरसिम्हम समिति का संबंध है। ठीक है, भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? तो मोटर वाहन कारों में वृद्धि से है। किससे है भूरेलाल समिति का संबंध? तो भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन और कारों में वृद्धि से है। ठीक है, गोइपारिया समिति का संबंध किससे? तो बैंक सेवा सुधार से है। किससे? गोइपारिया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से है। ठीक है, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का संबंध है कृषि से। किससे है? कृषि से। राजा चेलिया समिति का संबंध किससे? तो राजा चेलिया समिति का संबंध कर सुधार से है। किससे? कर सुधार से राजा चेलिया समिति का संबंध है। ठीक है, रंगराजन समिति का संबंध किससे? तो भुगतान संतुलन से है। किससे? भुगतान संतुलन से राजा चेलिया समिति का संबंध है। जबकि रंगराजन समिति का संबंध किससे? रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है, जबकि राजा चेलिया समिति का संबंध कर सुधार से है। ठीक है, महालनोबिस समिति का संबंध तो राष्ट्रीय आय से है। किससे? राष्ट्रीय आय से। ठीक है, सरकारिया समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। किससे? केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक है रेखा समिति, इससे भी पूछा जाता है। रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। किससे? अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। और जानकी रमन समिति, ये भी पूछा जाता है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। किससे? प्रतिभूति घोटाला से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट नामक रोग आर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? इससे त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। किससे? ब्लैक फुट से, यानी कि आर्सेनिक से। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा नाइट्रेट से कौन सी बीमारी होती है? तो नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है। किससे? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता होने से यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरोध कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के संचरण को अवरोध कर देता है, रोक देता है। इससे क्या होता है? इससे शरीर नीला पड़ जाता है। किस रोग में? ब्लू बेबी सिंड्रोम में। ठीक है, कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? तो कैडमियम से इटाई बीमारी होती है। कौन सा? इटाई नामक बीमारी किससे होती है? तो कैडमियम से होती है। किससे होती है? कैडमियम से इटाई नामक बीमारी होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पारा से कौन सी बीमारी होती है? तो पारा से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। कौन सा? मिनीमाता नामक रोग, पारा की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम। रुकिए एक मिनट, लिख दे रही हूँ। किलोग्राम जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये किसका मात्रक होता है? ये कोणीय संवेग का मात्रक होता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो ये होता है बल का मात्रक। किसका होता है? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बल का मात्रक है। ठीक है, किसका? बल का मात्रक है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं ऐसे लिख दी हूँ क्योंकि क्वेश्चन में अगर जब ऐसा पूछ लेता तो दिमाग देख के डर जाता है कि क्या ही पूछ रहा है, इसलिए मैं शब्दों में लिख दी हूँ। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का। जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बल का मात्रक। किसका होता है? बल का मात्रक होता है। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? दाब का होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो मीटर पर सेकेंड मात्रक होता है ये
चाल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड चाल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये चाल का, ठीक है, यहीं लिखते रही हूँ, ये चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। और कोण का मात्रक क्या होता है? तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है। क्या होती है? 0%। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्र धातु है। किसका? तांबा, जस्ता और निकिल का, ठीक है, निकिल का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। इसमें तांबा का कितना मात्रा होता है? तांबा का मात्रा 25 से 50% होता है, जबकि जस्ता का मात्रा कितना होता है? 24 से 35%। और निकिल का मात्रा, तो निकिल का मात्रा 10 से 35% होता है, ठीक है, कितना? 10 से 35%। आपसे पूछा जाएगा गंध धातु किसका मिश्रण है? तो गंध धातु तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका? तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है गंध धातु, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। और ये किसका मिश्र धातु है? तो जंगरोधी लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन का है। किसका है? लोहा, क्रोमियम, निकिल तथा कार्बन का। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से ना पूछा जाए कि मिश्र धातु कौन कौन सा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि जंगरोधी बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, ठीक है। एक पूछा जाता है डस्ट धातु किसका मिश्रण है? तो डस्ट धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तांबा और जस्ता का, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का। तांबा 70 से 80% होता है, जबकि जस्ता 20 से 30% होता है। कितना होता है? 20 से 30%, ठीक है। बेल धातु किसका मिश्र धातु है? तो बेल धातु तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका है? बेल धातु तांबा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बेरी। कौन सी बीमारी होती है? बेरी। तो आपसे पूछा जाएगा बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। आइए देख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में और कौन सा विटामिन आता है और उसका रासायनिक नेम क्या है। आपसे पूछा जाएगा विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, या इसी को निकोटीन एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोटीन एसिड भी कहा जाता है विटामिन B3 को, ठीक है। एक है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। क्या है? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है? बायोटीन। और इसी विटामिन को H विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? H विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और ये एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्गो कैल्सीफेरोल ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन D2 का नाम है, सॉरी D2 का किसका रासायनिक नाम है? विटामिन D2 का रासायनिक नाम अर्गो कैल्सीफेरोल है, ठीक है। विटामिन D1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D1 या विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन D 3 प्रकार के होता है, विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3। तो विटामिन D2 का नाम अर्गो कैल्सीफेरोल, विटामिन D1 का नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन D3 का नाम कैलो कैल्सीफेरोल। क्या है? कैलो कैल्सीफेरोल विटामिन D3 का रासायनिक नाम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। जबकि अगर नेशनल लेवल पर पूछ दिया जाए कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, पहले तो आप ये जान लीजिए सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 1940 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। किसके नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और पहला सत्याग्रही कौन थे? तो
विनोबा भावे थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त तक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सोचिए लेवल कहाँ है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। चौथे सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू चौथे सत्याग्रही थे, ठीक है। लेकिन अगर वही बिहार के संदर्भ में पूछा जाए कि बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को, ठीक है। और भारत में, तो भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। गठन कब हुआ था साइमन कमीशन का? तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। रिपोर्ट कब दिया था साइमन कमीशन? तो रिपोर्ट दिया था 1930 में। कब दिया था? 1930 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करेंट अफेयर से संबंधित है। आज से मैं सोची हूँ कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में शक्ति नामक चक्रवात आया। इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो ये चक्रवात का नाम दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ये चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया था? श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। सॉरी, चक्रवात ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो श्रीलंका के द्वारा शक्ति नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पहला एआई स्कूल किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है? तो केरल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम आयु के कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया? ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया को देखने पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। यूट्यूब छोड़ दिया था, लेकिन सोशल मीडिया का यूज करने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया ही बना था। लेकिन अभी कल परसों इसने यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि यूट्यूब भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत अच्छा से अच्छा और बहुत ख़राब से ख़राब चीज़ भी आता है। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि यूट्यूब के कारण, ऑनलाइन के कारण, सोशल मीडिया के कारण बच्चे किस ओर जा रहे हैं। तो अच्छा किया है प्रतिबंध लगा दिया है, तो क्योंकि इसका लोग यूज कम मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बन गया है, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।